वेलकम। नमस्कार आप सबको। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। अपनी अपनी तैयारी को लेकर के कर्तव्य के पथ पर बहुत तेज़ गति से अग्रसर हो रहे होंगे। जो हमारी क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसकी आज 19वीं सीरीज पर हम बात करेंगे। अभी हमने टॉपिक वाइज प्रश्नों पर डिस्कस करना शुरू कर दिया है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ह्यूमन ज्योग्राफी का होगा। स्पेशली ये प्रश्न स्कूल व्याख्याता भर्ती 2024 को लेकर के जो राजस्थान के अंदर हायर सेकेंडरी एजुकेशन में जो पीजीटी की भर्ती है जिसको हम लेक्चरर स्कूल एजुकेशन कहते हैं, उसकी ज्योग्राफी का ये पार्ट है। और विशेष करके ये पार्ट जो अदर स्टेट के पीजीटी लेवल के एग्ज़ाम हैं, जैसे यूपी पीजीटी हो गया या हरियाणा पीजीटी हो गया, उनके लिए भी ये प्रश्न वैल्यूएबल है। और यहाँ तक कि नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी विभिन्न जो पार्ट्स है उनके लिए वैल्यूएबल है। तो आज हम इस पर बात करें। इससे पूर्व स्कूल व्याख्याता के लिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, पूर्व में भी मैंने अपनी क्लास में बताया था। स्कूल व्याख्याता के लिए हमने एन के ज्योग्राफी पॉइंट प्लेटफॉर्म पर एप्लीकेशन पर प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का अलग से कोर्स है वो डाल दिया है। आप एन के ज्योग्राफी प्लेटफॉर्म पर जाकर के हमेशा की तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो प्रैक्टिकल का कोर्स है, वैसे बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी। जिस प्रकार हमने असिस्टेंट प्रोफेसर में कार्टोग्राफी और जियो स्पेशल टेक्निक्स का अलग किया है, ठीक उसी तरीके से ये कोर्स भी अलग कर दिया है। स्कूल व्याख्याता भूगोल, प्रायोगिक भूगोल, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, एन के ज्योग्राफी पॉइंट एप्लीकेशन पर जाकर के गूगल प्ले स्टोर में, और इस कोर्स को आप अलग से बाय कर सकते हैं। और इसमें केवल प्रैक्टिकल से रिलेटेड बातें ही बताई गई है, जिसका मैंने पूरा एक वीडियो डाल रखा है। आप गहनता से इस वीडियो का अध्ययन कर लेना, यूट्यूब पर ही है। और इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी हमने अलग से कोर्स डाल रखा है। ये जो भी आपके मित्र साथी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं, कार्टोग्राफी, स्टैटिक्स, रिमोट सेंसिंग, ट्रांसपोर्ट और रिसर्च मेथोडोलॉजी का ये अलग से कर रखा है। बाकी स्कूल व्याख्याता का पूरा कोर्स भी चल रहा है, जिसमें करीबन 240 के आसपास क्लासें डाल दी गई है। इस समय जो ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है और सीनियर लेवल का कोर्स है वो पूरा हो चुका है। इंडिया ज्योग्राफी की कुछ चीज़ें बाकी है। और इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, पीजी लेवल का चैप्टर चल रहा है। अभी हम सीधा आ जाते हैं प्रश्नों पे, प्रश्नों पर बात करते हैं। और इससे संबंधित किसी भी प्रकार की क्वेरीज है आपकी, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पूरा लिखा हुआ है इसके बारे में, और जो पट्टी के अंदर मोबाइल नंबर चल रहे हैं उन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप व्हाट्सएप मैसेज के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं, और गूगल प्ले स्टोर में जाकर के एन के ज्योग्राफी पॉइंट इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी नीचे वीडियो में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न, हमेशा की तरह आप नोटबुक अलग से लेकर के बैठें। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जिन प्रश्नों को हम कर रहे हैं वो प्रश्न आपके जीवन में कभी न कभी किसी एग्जाम का हिस्सा होंगे, या इसके इर्द गिर्द जो भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो कहीं न कहीं आपके एग्जाम का हिस्सा बनेंगे। जब कुल जनसंख्या को कुल कृषिगत क्षेत्र से विभाजित किया जाता है तो इस तरह प्राप्त घनत्व को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, घनत्व के प्रकारों से पूछा गया है। तो यदि कुल जनसंख्या को आप डिवाइड कर रहे हैं कुल कृषि क्षेत्र से, क्षेत्रफल से, तो ये घनत्व क्या कहलाएगा? कायिक घनत्व, कृषि घनत्व, पोषणीय घनत्व या अंक गणितीय घनत्व? इस प्रश्न का उत्तर है कायिक घनत्व। विद्यार्थियों, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आप घनत्व के अलग अलग प्रकार देखते हैं। आंकिक या कायिक घनत्व, आंकिक या अंक गणितीय घनत्व भी देखते हैं। इसके अलावा आप कायिक घनत्व, कृषि घनत्व या पोषणीय घनत्व के रूप में भी आप अलग अलग घनत्व के प्रकार देखते हैं। मैं एक स्लाइड के जरिए आपको बताना चाहता हूँ, ये अलग अलग घनत्व के प्रकार है। गणितीय घनत्व या इसको कहते हैं आंकिक घनत्व, आपने कभी पढ़ा हो तो। आंकिक घनत्व, आंकिक घनत्व या गणितीय घनत्व जो हम सामान्य घनत्व निकालते हैं ना,
कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। यदि किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग देकर के घनत्व निकाला जाता है तो वो गणितीय घनत्व है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं भारत का घनत्व जो निकालते हैं या राजस्थान का जो घनत्व निकालते हैं, हम कहते 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस तरीके की जो डिजिट आती है वो आपका ये है। उसके बाद एक जो अभी अपन ने जिक्र किया, ये कायिक घनत्व है, कायिक या कायिक घनत्व। ये जो घनत्व है ये है कुल जनसंख्या के अंदर जब आप केवल कुल कृषि भूमि का भाग देते हैं। अभी देखो वहां आपने किस में दिया, कुल जनसंख्या में कुल क्षेत्रफल का भाग दिया जब गणितीय घनत्व निकल करके आया। यदि कुल जनसंख्या में आप कुल कृषि क्षेत्र का भाग देते हैं तो कायिक घनत्व निकल करके आता है। उसके बाद एक होता है आर्थिक घनत्व। यदि आप कुल जनसंख्या में कुल संसाधन का भाग देते हैं, उस क्षेत्र में पाए जाने वाले संसाधनों का भाग देते हैं, तो ये निकलता है आपका आर्थिक घनत्व। एक होता है कृषि घनत्व। कृषि घनत्व में आप कृषि में कार्यरत जनसंख्या में कुल कृषि क्षेत्र का भाग दोगे। यहां कुल जनसंख्या नहीं है, यहां केवल वही लोगों की संख्या है जो कृषि के अंदर संलग्न है। तो कृषि में कार्यरत जनसंख्या में आप कुल कृषि क्षेत्र का भाग दोगे। और एक है पोषण घनत्व। पोषण घनत्व में कुल जनसंख्या में आप खाद्य फसलों के क्षेत्रफल का भाग दोगे। किसका भाग दोगे? खाद्य फसलों का। तो क्या निकल करके आएगा? पोषण घनत्व। तो ये घनत्व के अलग अलग प्रकार है, ये एग्जामों में कहीं न कहीं पूछा जा सकता है, जैसे ये कायिक घनत्व का पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ जनजातियां दी हुई है दुनिया की और दूसरी तरफ क्षेत्र दिए हुए दुनिया के, इनमें से ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। एटा फिलीपींस में है, इन्यूइट ग्रीनलैंड में है, हॉटेंटोट जाम्बिया में है, मसाई केनिया में। ये आपको कहां मिलेंगे? कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें हॉटेंटोट सुमेलित नहीं है। विद्यार्थियों हॉटेंटोट कहां मिलते हैं? ये मिलते हैं बोत्सवाना में। कहां मिलेंगे? बोत्सवाना। बोत्सवाना कह दें या कालाहारी मरुस्थल की हम बात करें, देखो एंटा फिलीपींस की जनजाति है, ठीक है। इन्यूइट, ये इन्यूइट है ना, ये एस्किमो का ही रूप है, एस्किमो है ये ग्रीनलैंड में मिलेंगे, सही है। और मसाई, वैसे मसाइयों के लिए कहा जाता पूर्वी अफ्रीका के अंदर मिलते हैं, तो केनिया पूर्वी अफ्रीका में भी है, कभी कभार ये भी आ सकता है मसाई, तो पूर्वी अफ्रीका राइट है। एस्किमो के बारे में एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है कि एस्किमो जो बर्फ के घर बनाते हैं विद्यार्थियों, बर्फ के घर, उसको इग्लू कहते हैं। ये अच्छा प्रश्न है। और एस्किमो है वो ग्रीनलैंड और कनाडा में मिलेंगे। और ठीक एस्किमो जैसे लोग ही यूरोप और एशिया में मिलते हैं, उसमें अलग अलग है। जैसे साइबेरिया में सेमोइड मिलते हैं, इसके अलावा याकूत मिलते हैं, चुगची मिलते हैं, ये सब एस्किमो जैसे ही है। यूरोप के अंदर एस्किमो वाले बेल्ट के अंदर ही जो प्रजाति मिलेगी वो लैप्स प्रजाति होगी। वैसे ये शीत ध्रुवीय क्षेत्रों में रहने वाली प्रजाति है, हॉटेंटॉट गर्म मरुस्थलों में रहने वाली प्रजाति है, मसाई भी गर्म मरुस्थलों में रहने वाली या शुष्क क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसने न्यूनतम प्रयास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न आया कहां से है? ये प्रश्न आया है आपका प्रवास से। ये न्यूनतम प्रयास सिद्धांत है, ये आपका प्रवास के संबंध में पूछा गया सिद्धांत है। तो किसका है? स्टुअर्ट का है, रेली का है, लियो का है, जिप का है। तो ये जो आपका सिद्धांत है ये जिप का है, न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत। आपने जब इसको पढ़ा होगा प्रवर्जन को, तो किसी दो स्थानों के बीच में पॉपुलेशन का प्रवर्जन किस तरीके से, प्रवर्जन का मतलब प्रवास, किस तरीके से होगा, कितनी मात्रा में होगा, इसको एक्सप्लेन करने के लिए विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न थियरीज दी। जैसे रायली की बात करें, ये रेली या रायली, एक गुरुत्व मॉडल आता है, इसमें कभी कभार पूछा जा सकता है आपका। एक होता है गुरुत्व मॉडल, गुरुत्व मॉडल दिया था रायली ने, ठीक है। और न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत आपका जिप का आ गया। एक सिद्धांत स्टोफर ने दिया था, अंतरालीय अवसर सिद्धांत, अंतरालीय अवसर सिद्धांत, ये दिया था स्टोफर ने। वैसे इसको मध्यवर्ती अवसर सिद्धांत भी बोलते हैं। तो
नाम से कहीं भ्रमित मत होना, मध्यवर्ती अवसर सिद्धांत कह दे या अंतरालीय अवसर सिद्धांत कह दे, एक ही है। और एक जेलिंस्की ने दिया था गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत, ये ध्यान रखना आप, गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत, ये दिया था जेलिंस्की ने, जेलिंस्की। ओके, और जिप का हो गया न्यूनतम प्रयास सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ दुनिया की जनजातियां हैं और दूसरी तरफ प्रदेश है, ये भी उसी के समान है लेकिन अलग है। सेमांग, किर्गिज, बुशमैन और पिग्मी, कांगो बेसिन, मलेशिया, मध्य एशिया और कालारी। अब इसके मैंने नीचे से ऑप्शन हटा दिए, आप इसको मिलाने की कोशिश कीजिए। तो नॉर्मली वन वे में आपको मिला देता हूं। जैसे सेमांग है, सेमांग मलेशिया में पाए जाते हैं। वैसे सेमांग उष्णकटिबंधीय वनों में रहने वाली जनजातीय, विद्यार्थियों ध्यान रखना, और ये आपको दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर मिलेगी, स्पेशली मलेशिया वाले बेल्ट के अंदर। किर्गिज, किर्गिज मध्य एशिया की चारावाक पशु जनजाति है, पशु चारावाक जनजाति है, अर्थात चरवाहे हैं। बुशमैन कालाहारी के अंदर मिलेंगे, ये एक प्रकार की आखेटक जनजाति है। पिग्मी कांगो बेसिन के अंदर मिलेगी, ये भी एक प्रकार की संग्रक और आखेटक जनजाति है। इस जनजातियों का मोस्ट ऑफली इस तरीके से प्रश्न आता है कि एक तो उसका बेल्ट कौन सा है, और दूसरा ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की है। बेल्ट मतलब एक तो सीधा पर्टिकुलर देश के बारे में आ सकता है, दूसरा ये उष्णकटिबंध की है, शीतोष्ण कटिबंध की है, ये चीज पूछा जा सकता है। यानी ये शीत क्षेत्रों की है या विषुवतीय क्षेत्रों की है या उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों की है, इस तरीके से आ सकता है। और एक उसका जो व्यवसाय है उससे संबंधित भी प्रश्न आ सकता है कि कौन सी पशुचारक जनजाति है, कौन सी आखेटक या संग्रक जनजाति है, इस तरीके से प्रश्न भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये जैसे प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित में से कौन चलवासी पशुचारक नहीं है, कौन चलवासी पशुचारक नहीं है, ये ध्यान रखना। मसाई, किर्गिज, कजाक, पिग्मी। वैसे ये प्रश्न तो अभी अभी थोड़ा सॉल्व हुआ था पीछे, फिर भी मैं माफ करना, इसको रिपीटेबल ही मानता हूं, फिर भी इसमें कुछ और चीजें भी क्लियर होती है। तो ध्यान रखना इसमें पिग्मी नहीं है, क्योंकि मैंने थोड़ा पहले ही बता दिया था पिग्मी के बारे में, यहाँ आया नहीं था पिग्मी। जब कांगो बेसिन बताया तो मैंने कह दिया ये संग्रक जनजाति है। पिग्मी जनजाति है वो आखेटक और संग्रक जनजाति है, संग्रक आखेटक जनजाति है ना। बाकी अब देखो एक चीज और निकल करके आई कि ये जो चलवासी पशुचारक है वो कौन कौन है, तो कजाक और किर्गिज और मसाई। मसाई आपको केनिया के अंदर मिलेंगे, यानी पूर्वी अफ्रीका वाली, पूर्वी अफ्रीका विशेषकर केनिया की, मैंने उस समय भी बता दिया था ये चलवासी पशुचारक है। कजाक ये आपको मध्य एशिया के अंदर मिलेगी, मध्य एशिया मतलब कजाकिस्तान में मिलेगी, और किर्गिज भी आपको मध्य एशिया के अंदर मिलेगी, किर्गिस्तान में। ये चलवासी है और वो है वो संग्रक या आखेटक जनजाति है। नेक्स्ट, मानव प्रजाति के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अधिकतर स्थायी है, ये गहरा प्रश्न है विद्यार्थियों। देखो जब हम प्रजातियों का क्लासिफिकेशन करते हैं तो कोई आधार लेते हैं कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण करने के पीछे आधार क्या है। जैसे त्वचा का रंग हो सकता है, शरीर का कद हो सकता है, बालों की बनावट हो सकती है, कपाल सूचकांक हो सकता है, नासिका सूचकांक हो सकता है। ये सारी चीजें किसी क्षेत्र की मानव प्रजाति को क्लासिफाइड करने के काम आती है। लेकिन इसने ये लिखा है कि प्रजातियों के वर्गीकरण में कौन सी ऐसी विशेषता है जो स्थायी है। बहुत सारी विशेषताओं में समय के साथ परिवर्तन आता है ह्यूमन में, लेकिन ऐसी कौन सी विशेषता जिसमें परिवर्तन नहीं आता है विद्यार्थियों? नासिका सूचकांक है, शिरस्त्र सूचकांक है, बालों की संरचना है, या त्वचा का रंग है। गहरा प्रश्न है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका शिरस्त्र सूचकांक या शिरस्य सूचकांक। शिरस्य सूचकांक को कभी कभार आपको पता कपाल सूचकांक भी बोलते हैं। शिरस्य सूचकांक को कपाल सूचकांक भी कहते हैं। अब देखो इसका एक और प्रश्न बनेगा कि कपाल सूचकांक का फार्मूला क्या है। तो आपको ये ध्यान रखना है कपाल सूचकांक पहले तो स्थायी क्यों है, ये चीज किस तरीके से स्थायी है। देखो कुछ विशेषताएं ऐसी है जो मनुष्य में आयु के साथ और पीढ़ियों के साथ बदलती है, लेकिन
कपाल सूचकांक एक ऐसा है जिसमें आयु के साथ कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता है। जैसे छोटे बच्चे का सिर भी इतना बड़ा होता है और वो बड़ा हो जाएगा तो भी इतना बड़ा होगा, उसमें इतना परिवर्तन नहीं होगा, तब कहते हैं कि कपाल सूचकांक है वो स्थायी होता है। कपाल सूचकांक का फॉर्मूला है कपाल की चौड़ाई मतलब सिर की चौड़ाई बट्टे सिर की लंबाई गुणा 100। ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला है सिर की चौड़ाई बट्टे सिर की लंबाई मल्टीपल 100। ये फॉर्मूला कई बार पूछा जाता है। यही फॉर्मूला नासिका सूचकांक का है। नासिका सूचकांक का फॉर्मूला भी ये होता है नाक की चौड़ाई बटे नाक की लंबाई इंटू 100। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। मानव जातियों के विकास के संदर्भ में मेखला व संस्त्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बहुत ही शानदार प्रश्न है। जब हम ह्यूमन प्रजातियों के विकास के बारे में बात करते हैं तो वहां एक सिद्धांत आता है मेखला एंड संस्त्र, जिसको जॉन एंड स्ट्रा थ्योरी भी कहते हैं। जॉन एंड स्ट्रा थ्योरी, मेखला एवं संस्त्र सिद्धांत। एसी हेडन का है, एल क्रॉबर का है, जेएच हटन का है, जी टेलर का है। यह सिद्धांत ग्रिफिथ टेलर का है। ओके, इस सिद्धांत में क्या बताया आपको पता है कि प्रथमतः प्रजातियों का उद्गम मध्य एशिया के अंदर हुआ, उसके बाद समय के साथ जलवायु दशाओं और सांस्कृतिक कारकों की वजह से पुरानी प्रजाति बाहर धकेल दी गई। तो पहला जोन मध्य एशिया बना, उसके बाद प्रजातियां बाहर गई, फिर और आगे समय के अंदर फिर नई प्रजातियों के उद्गम होने से उस पुरानी प्रजाति को और बाहर धक्का दिया गया और वो बाहर वाली प्रजाति और बाहर चली गई। इस हिसाब से नवीन प्रजातियां आज भी प्रजाति के उद्गम वाले क्षेत्रों के अंदर ही मिलेगी और जैसे जैसे आप बाहर जाओगे तो पुरानी प्रजातियों के जोन मिलेंगे। जोन का मतलब पट्टियां मिलेगी, तो वो कहलाता है जोन एंड स्ट्रा थ्योरी। ये ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। निम्नांकित में से कौन सा देश चावल क्रांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो चीन, जापान, भारत और फिलीपींस। आपका उत्तर होगा फिलीपींस, इसमें सही है, क्योंकि फिलीपींस के अंदर सबसे पहले नवीन कृषि तकनीक्स व अच्छे बीजों की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर चावल का प्रोडक्शन हुआ था। नेक्स्ट, तृतीयक आर्थिक क्रिया में सम्मिलित किया जाता है। विद्यार्थियों, 5 तरीके की आर्थिक क्रिया, 3 मूल क्रिया और 2 गौण क्रिया मानी गई है, और उनमें से तृतीयक आर्थिक क्रिया में कौन आता है? कृषि, निर्माण, सेवाएं, व्यापार। फिर आपको इसका विकल्प चुनना है, 3 व 4, 1 व 2, 1 व 3, 2 व 4। तो इसमें देखो, कृषि नहीं है, निर्माण विनिर्माण नहीं है, सेवा है और व्यापार है, तो 3 और 4 सही होगा, मतलब ये विकल्प सही होगा। देखो विद्यार्थियों, क्रियाएं, जैसे हम प्राथमिक क्रिया की बात करें, प्राथमिक आर्थिक क्रिया की बात करें, तो प्राथमिक आर्थिक क्रिया में वे आर्थिक क्रियाएं आती है जिसमें प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा इस्तेमाल किया जाता है। फॉर द एग्जाम्पल, अब प्रश्न मूल चीज ये है कि इसमें क्रियाएं कौन सी है, ये हमें समझना है। तो प्राथमिक आर्थिक क्रिया में कृषि आती है, इसके अलावा पशुपालन आता है, इसके अलावा आखेट आता है, इसके अलावा संग्रहण आता है, और इसके अलावा खनन आता है, और एक चीज आती है मत्स्यन, इसमें आती है। ये होती है प्राथमिक आर्थिक क्रिया में। ये एग्जाम्पल कई बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों, जब हम द्वितीयक आर्थिक क्रिया की बात करते हैं, द्वितीयक आर्थिक क्रिया, तो द्वितीयक आर्थिक क्रिया में विद्यार्थियों 3 बातें आती हैं। वैसे तो निर्माण ले लिया जाता है या विनिर्माण ले लिया जाता है, लेकिन ये 3 शब्द जहां भी आते हैं, निर्माण, विनिर्माण और प्रसंस्करण, ये 3 चीजें हैं, ये द्वितीयक आर्थिक क्रिया का हिस्सा है। और यदि हम बात करें तृतीयक आर्थिक क्रिया की, अब आप एक चीज कहोगे कि सर द्वितीयक आर्थिक क्रिया क्या है? तो प्राथमिक आर्थिक क्रिया से या प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त उत्पादों का जब रूप परिवर्तन किया जाता है,
अर्थात उसका गुण धर्म बदला जाता है, उसको मूल्यवान बनाया जाता है, तो वो क्रिया कहलाती द्वितीयक आर्थिक क्रिया। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं कि निर्माण क्या चीज होता है। निर्माण का मतलब मकान बनाना, सड़क बनाना, रेल मार्गों का निर्माण करना, नहरों का निर्माण करना, पुल का निर्माण करना, ये निर्माण के अंतर्गत आता है। तो इसमें आप है वो प्रकृति से पत्थर लेते हैं और उनका निर्माण करते हैं। निर्माण करते ही वो भवन है वो गुणवान बन जाता है, वो पत्थर गुणवान हो जाते हैं। विनिर्माण का मतलब होता है उसका रूप बदलना, रूप बदल करके कोई नई वस्तु या नया पदार्थ बनाना। फॉर द एग्जाम्पल, प्राकृतिक पदार्थों में कपास है और कपास का आपने रूप परिवर्तन करके कपड़ा बना दिया। प्रसंस्करण का मतलब होता है भोज्य पदार्थों को या भोजन के पदार्थों को सड़ने और गलने से बचाना। जैसे अचार बना रहे हैं आप, या वस्तुओं पदार्थों को सुखा करके और आप उसको संग्रहित कर रहे हैं, ये चीजें आती प्रसंस्करण के अंदर। तृतीयक आर्थिक क्रिया होती विद्यार्थियों, इनको सेवा क्षेत्र कहते हैं, इनको सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसमें देखो ये व्यापार, वाणिज्य, बीमा, बैंकिंग, परिवहन, संचार, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, जिसमें सामान्य स्तर की सेवाएं आती है। और उसके बाद में आता है चतुर्थ व्यवसाय। वैसे सेवा क्षेत्र के ही दो भाग कर दिए गए, चतुर्थ व्यवसाय और पंचम व्यवसाय। चतुर्थ व्यवसाय में उच्च स्तरीय ज्ञान आधारित तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं इसमें आती है, यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाली सेवाएं वो इसके अंतर्गत आती है, वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी वाली सेवाएं इसके अंतर्गत आती है। और उसके बाद में जो पंचम आर्थिक क्रिया होती है, ये बौद्धिक ज्ञान आधारित सेवाएं होती है, जिसमें उच्च स्तरीय प्रबंधक आते हैं, प्रशासक आते हैं, नीति निर्माता आते हैं, विषय विशेषज्ञ आते हैं, वो इस पंचम के अंतर्गत आते हैं। तो वैसे तृतीयक, चतुर्थ और पंचम ये सेवा आधारित ही है। चतुर्थ के अंदर उच्च स्तरीय ज्ञान आधारित सूचना प्रक्रमण और ये कंप्यूटर आधारित सेवाएं इसमें आती है, और पंचम के अंदर बौद्धिक, प्रशासनिक और इनसे संबंधित सेवाएं आती है। और एक इससे रिलेटेड प्रश्न बनता है, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए श्रमिक है उसको रेड कॉलर कहते हैं, द्वितीयक वालों को ब्लू कॉलर कहते हैं, तृतीयक वालों को पिंक कॉलर कहते हैं, चतुर्थ वालों को श्वेत कॉलर कहते हैं, और पंचम वालों को स्वर्ण कॉलर कहते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट, स्थानांतरणशील कृषि की आधारभूत विशेषता है। ये किस कृषि की बात कर रहा है? ये स्थानांतरण कृषि की बात कर रहा है, मतलब जमीन कृषि की बात कर रहा है। इसकी विशेषता क्या है? फसलों का परिक्रमण, एकल कृषि, गहन कृषि, खेतों का परिक्रमण। ये प्रश्न बड़ा गहरा है। इस प्रश्न का उत्तर है खेतों का परिक्रमण। खेतों का, देखो स्थानांतरित कृषि की परिभाषा में ही इसका उत्तर है। स्थानांतरित कृषि का मतलब होता है स्थान को बदल बदल करके बोना। स्थान मतलब खेत, तो इस कृषि के अंदर खेतों को बदल बदल करके बोया जाता है, मतलब खेतों का परिक्रमण पाया जाता है। फसलों का परिक्रमण किसमें होता है? गहन कृषि में होता है, जिसमें एक वर्ष कोई दूसरी फसल बोई, अगले वर्ष कोई तीसरी फसल बोई। इस तरीके से वो फसलों का परिक्रमण है, जिसकी वजह से भूमि की उत्पादन क्षमता बनी रहती है। लेकिन स्थानांतरित कृषि में खेतों का परिक्रमण होता है। स्थानांतरित कृषि को दुनिया में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये भी अच्छा प्रश्न है। तो दुनिया में कहां किस नाम से जाना जाता है, इसलिए मैंने एक स्लाइड आपके सामने लाया हूं जो मेजर चीजें हैं। जैसे इंडोनेशिया के अंदर इसको लदांग कहते हैं, और इंडोनेशिया और कहीं कहीं मलेशिया भी साथ में लिखा आता है। इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों के अंदर इनको लदांग कहते हैं। मध्य अमेरिका के अंदर इसको मिल्पा कहते हैं। विद्यार्थियों ध्यान रखना, मध्य अमेरिका के साथ साथ मैक्सिको भी लिखा आता है ना, तो ये भी आपका सही है। मध्य अमेरिका और मैक्सिको, इन वैसे मैक्सिको मध्य अमेरिका का एरिया ही है, बट दोनों ही यदि वर्ड कहीं न कहीं आपको कम्युनिकेशन में डिस्टरबेंस पैदा हो या कहीं मिस आपके दिमाग में पैदा हो, तो आपको ध्यान रखना है कि मिल्पा मैक्सिको और मध्य अमेरिका दोनों ही एरियाज के अंदर यूज होती है। रोका ब्राजील में यूज होता है, कोनुको वेनेजुएला में यूज होता है, टावी, ये टावी कह दें या कभी कभार हिंदी में तावी भी लिखा आता है, ये मेडागास्कर के अंदर है। ये आपको और कहीं नहीं मिलेगी। कैंगिन, ये आपको फिलीपींस में मिलेगी। ये तुंगिया, तुंगिया कह दे या टांगिया कहें तो भी चलेगा, तुंगिया या टांगिया, ये आपको म्यांमार मिलेगी। ये पर्टिकुलर म्यांमार में, और कोई नाम नहीं है।
चाइना, श्रीलंका में और कोई नाम नहीं है। झूम या झूमिंग कृषि ये भारत के अंदर पाई जाती है। फिर भारत में भी अलग अलग एरियाज के अंदर अलग अलग नाम है, वो थोड़ा देख लेना। जैसे पश्चिम घाट में कुमारी कहते हैं, आंध्रा उड़ीसा में इसको पेंडा पोंडू के नाम से जाना जाता है, राजस्थान में इसको वालरा कृषि कहते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में इसको दजिया, मैदानी क्षेत्रों में चिमाता। इस तरीके के जो वर्ड है उनको थोड़ा है वो ढंग से देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने फुटकर गुरुत्व का नियम प्रतिपादित किया? ये नियम भी आपका उससे संबंधित है, किससे? अमलैंड से सिद्धांत से संबंधित है। तो इसमें कन्वर्ज आएगा, स्मेल्स आएगा, रैली आएगा या डिंकिंसन आएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये फुटकर गुरुत्व का। इसमें आपका रायली सही है, रायली या रैली। विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये अमलैंड यानी जो नगर का प्रभाव एरिया है उससे रिलेटेड सिद्धांत है। तो नगर के प्रभाव क्षेत्र के सिद्धांत के अंदर रैली का सिद्धांत है फुटकर गुरुत्व का नियम। वहां वैसे गुरुत्व का नियम प्रवास के नियम है ना, वो भी इसके जैसे जैसे ही है। प्रवास में भी एक नियम आया था गुरुत्व का नियम जो रायली का था, और ये फुटकर गुरुत्व का नियम रैली का नियम है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, निम्नांकित में से किसका आर्थिक क्रियाओं की अवस्थिति का सिद्धांत इस आधार पर आश्रित है कि प्राकृतिक संसाधन सर्वव्यापी होते हैं? मतलब कौन सा विद्वान, ये जितने सारे नीचे सिद्धांत दिए, जितने सारे नीचे विद्वान के नाम दिए, इनका अपना अपना सिद्धांत है। किसी ने इंडस्ट्री में सिद्धांत दिया, किसी ने एग्रीकल्चर में सिद्धांत दिया, लेकिन कौन से विद्वान का सिद्धांत है जो ये कहता है कि प्राकृतिक संसाधन सर्वव्यापी है? देखो, इंडस्ट्री वाले तो ये कहेंगे ही नहीं 100%, क्योंकि इंडस्ट्री वाले तो हमेशा कहते हैं कि कुछ जो आर्थिक संसाधन या कच्चा माल होता है वो पर्टिकुलर जगह पे पाया जाता है। तो जैसे इसके अंदर थ्यूनेन है, वेबर है, हुवर है और वीवर है, तो इसमें आपका एग्जाम्पल सही होता है वॉन थ्यूनेन। देखो, हुवर का भी औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत है और अल्फ्रेड वेबर का भी औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत है। वैसे वीवर का कृषि से संबंधित है, लेकिन इस पूरे इन चारों ऑप्शन के अंदर वॉन थ्यूनेन का सिद्धांत सही बैठता है। वॉन थ्यूनेन का सिद्धांत आपको पता होगा, कृषि अवस्थिति सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। वॉन थ्यूनेन के सिद्धांत में विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने ये बताया कि किस तरीके से केंद्रीय क्षेत्र से बाहर की ओर जाने पर जो कृषि प्रोडक्शन किया जाता है वो प्रोडक्शन कम लाभप्रद होता है, इसको लेकर के और उन्होंने अपनी पूरी थ्योरी दी कि जैसे जैसे हम, ये जो केंद्रीय स्थान है ये एक प्रकार का शहर है, जैसे जैसे हम शहर से दूर जाते हैं, वॉन थ्यूनेन कहता है कि रेंट बढ़ता है, अर्थात किराया बढ़ता है, भाड़ा बढ़ता है, जिसकी वजह से उत्पादन है वो कम लाभदायक होता है, और कम लाभदायक होने की वजह से अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरीके की उत्पादन पेटियां बनती है। तो ये जो इसका वॉन थ्यूनेन का सिद्धांत है वो पेटियों के लिए ही चर्चित हुआ था। इसने टोटल 6 पेटियां दी थी, आपको पता हो तो, और 6 पेटियों के बाहर का एरिया था। तो कुछ विद्वान ये लिखते हैं कि इन्होंने 7 पेटियां दी थी, लेकिन 6 पेटियां दी और 6 पेटियों के बाहर का जो एरिया था उसको उन्होंने बाह्य संक्रमण क्षेत्र या बाह्य क्षेत्र बोला था। तो ये आपका प्रश्न हो गया। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? ये सिंपल सा प्रश्न है, तो थोड़ा वैसे डीप भी है। एम्स्टर्डम है, रोम है, वेनिस है या एथेंस है? तो इसमें वेनिस सही है। वेनिस कहाँ है? इटली में है। और एक्चुअल में ये है कि इटली भूमध्य सागर के बीच में आता है, यानी भूमध्य सागर में पड़ता है। और वेनिस है वो भी छोटे छोटे टापुओं से जुड़ा हुआ एक शहर है, और उन टापुओं को जोड़ने के लिए उनके बीच में नहरें बनाई गई है, इसलिए, और वो भी काफी बड़ी मात्रा में नहरें, इसलिए वेनिस को नहरों का शहर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव जाति का जन्म स्थल एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका या अफ्रीका? तो मानव जाति का जन्म स्थल अफ्रीका को माना जाता है, और वो इसलिए माना जाता है कि आदिकालीन मानव के यदि कोई सिंबल है, कहीं अवशेष है, तो वो अफ्रीका के अंदर पाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अंतिम क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित देशों को उनके क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में रखिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। क्षेत्रफल का अवरोही क्रम, ये आरोही और अवरोही कंफ्यूजन करता होगा आपको, वैसे नए बच्चों को करता होगा, पुराने को नहीं। जब भी विद्यार्थियों अवरोही की बात होती है,
तो अवरोही का मतलब होता है क्षेत्रफल का घटता क्रम। अब हमारे दिमाग में आ जाती है ये अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम, तो घटता क्रम का ये क्या मतलब पूछ रहा है। कभी कभार हमारे दिमाग में आ जाती है कि अवरोही का मतलब उल्टा पूछ रहा है। उल्टा नहीं, उस शब्द को समझना है। अवरोही, अवरोही क्रम किसका, क्षेत्रफल का अवरोही क्रम पूछता है। तो जब भी क्षेत्रफल के अवरोही क्रम की बात आती है तो सबसे पहले बड़े क्षेत्रफल वाला आता है और उसके बाद छोटे क्षेत्रफल वाले आते हैं। और यदि आरोही क्रम का पूछता है ना, आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में सबसे पहले कम क्षेत्रफल वाला आएगा और उसके बाद में बड़े क्षेत्रफल वाला आएगा। यह अवरोही क्रम पूछे। वैसे आपको पता होना चाहिए दुनिया के अंदर जो मेजर 5-6 देश हैं उनका क्रम क्या है। जैसे इसने ब्राजील का, चीन का, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का पूछा है। मैं आपको सीक्वेंस पहले ही बता देता हूं। दुनिया के अंदर सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है वो है रूस। ठीक है, 1 नंबर पे आता है रूस। रूस के बाद 2 नंबर पे आता है आपका कनाडा। ओके, और कनाडा के बाद 3 नंबर पे आता है चीन। तो इसमें कनाडा है आपका, तो सबसे पहले कनाडा आ जाएगा, कनाडा के बाद चीन आ जाएगा। और चौथे नंबर पे आता है आपका यूएसए, और 5वें नंबर पे आता है आपका ब्राजील। ठीक है, और 6ठे नंबर पे आपका है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे आपका है भारत। ये इस तरीके से दुनिया के देशों का क्षेत्रफल क्रम है। तो इसमें आपका सबसे पहले कनाडा आ जाएगा, उसके बाद चीन आ जाएगा, उसके बाद यूएस आ जाएगा, उसके बाद ब्राजील। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, ये क्रम आपका सही बैठेगा। ये क्रम है अवरोही क्रम। ठीक है, और यदि इसका आरोही क्रम पूछ लेते तो आरोही क्रम होता 1 4 3 2, 1 4 3 2, ये इसका हो जाता आरोही क्रम। तो कभी कभार चीजें सब कुछ याद होते हुए भी हम गलत कर बैठते हैं, उस शब्द को समझ के अभाव के कारण। तो आज की स्लाइड में बस इतना ही। नेक्स्ट स्लाइड में हम किसी और टॉपिक के प्रश्नों को लेकर के डिस्कस करेंगे। आपको लगता है कि ये प्रश्न आपके लिए वैल्यूएबल है तो आप अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाएं। इन क्लासों को आप सपोर्ट दें। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो भी एजुकेशनल ग्रुप है उनके अंदर आप अपने जो भी मित्र साथी है उन तक आप पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद।